Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone, good afternoon, good morning. आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं, इसलिए मैं आपके साथ अलग अलग विशेष भी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास की तारीख है हमारी 13 अगस्त। यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। होपफुली प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आप लोग की जो क्लासेस है सभी सब्जेक्ट की हो रही है, आराम से हो जाएगी। आप लोग की सीटेट के एग्ज़ाम है, इसी वजह से मैं भी थोड़ा रुक रुक के करवा रही हूँ, बट करवाऊँगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। जितना भी होगा उतनी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समझाई भी जाएंगी, और सिलेबस भी अच्छा है, चीज़ें कवर हो जाएगी। चलिए आप जुड़े हैं शाइन क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। होपफुली ये आज साइंस की आपकी पहली क्लास से पहले आपकी साइंस की कोई भी क्लास नहीं हुई है, और जो साइंस की पहली क्लास यहाँ पर है उसमें जैव विकास, इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, इवोल्यूशन, पारिस्थितिकी तंत्र, इनके बारे में डिटेल में जाना। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, दोनों की टेट में काफ़ी आता है। टेट में स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग में ही इनके बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया है। उस दौरान तो आपको मैं हर चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी जितना सिलेबस में दिया है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, और आप सभी कमेंट नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखिए। ज़रूर से ज़रूर कमेंट क्या करिए, उससे क्या होता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कंफर्म होता है। फिर मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाई करवाती हूँ कि आपकी क्या ओपिनियन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। इसीलिए सारे बच्चे किया करिए जितने भी क्लास में आते हैं, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं इसके अंदर क्या जानना है। तो दो मेजर टॉपिक है, एक जैव विकास है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और दोनों टॉपिक के बारे में जानेंगे। आइए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको एक इवोल्यूशन दिख रहा है, कैसे कैसे ये मानव जाति, ये ह्यूमन बीइंग, आदि मानव, मनुष्य, कैसे कैसे एक क्रम बढ़ा, आपको डिटेल दिख रहा है। पहले बंदर, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा। तब ये विकास, ये इवोल्यूशन है, ये जैव विकास है। तो ये हर चीज़ में है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं है, हर जाति, हर मतलब कह सकते हैं कि हर स्पीसीज के लिए, हर इंस्टिंक्ट के लिए है। ये क्रम देखिए, पहले बानर का, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर और, फिर और, फिर और, इस तरीके से जाके ये विकास हुआ। तो इनके बारे में बहुत, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में जानना है कि आखिर है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई या क्या हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो तैयार है, आइए। लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्रणालियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले जो परिवर्तन है, उन्हीं के कारण ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर है, फिर ये जो परिवर्तन है, जो चेंजेस है, परिस्थिति, सिचुएशन, आपके इन्वायरमेंटल, आपके जो है सराउंडिंग्स में, उसके हिसाब से देखने के बहुत सारे कारण हुए जो हुआ है। सजीव जगत की अगर बात करते हैं, अगर लिविंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास का, डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। विकास या इवोल्यूशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर परिवर्तन को दर्शाना। ई मतलब आउट होता है, और वेल्यूवेरे मतलब क्या होता है, टू रोल। बहुत अच्छे से, अनरोलिंग और अनफोल्डिंग टू रिवील द चेंज सिंस द स्टार्ट ऑफ लाइफ। यही चीज़ यहाँ लिखी है। इवोल्यूशन, विकास या इवोल्यूशन का एक शाब्दिक अर्थ है, जो कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपके 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको याद मालूम है। उसी के हिसाब से है कि ये शब्द जो है लिपटी हुई वस्तु को खोलकर, जो चीज़ें लपेटी हुई हैं, गोल गोल सराउंडिंग्स या ज़्यादा कवरिंग में है, उनको खोलकर उसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस करना, ले आना, टू इवॉल्व आउट करना, बाहर ले आना, तो वो हमारा डेवलपमेंट या विकास कहलाता है। सिंपल एंड ईजी। तो आपको इसमें से ये जो इवोल्यूशन है, इसकी मीनिंग का ये जो नेम है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। आगे बढ़िए। कहते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की जो उत्पत्ति है, जो जीवों का विकास है, जो जीवों का डेवलपमेंट है, उसके पूर्वजों का जो इतिहास है, तथा उनमें समय समय पर टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्रमिक परिवर्तन, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चेंजेस हो रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैव विकास या उद्विकास इवोल्यूशन कहलाता है। तो जैव विकास क्या होता है, इसकी छोटी सी परिभाषा, जो कि 2 लाइन के अप्रॉक्स में, आप इसको बता के आराम से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ है, जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले अनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तन है। सिंपल सी लाइन, एग्जामिनर पूछते हैं, बहुत सारे आप लिखने को आता है। तो जैव विकास एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में होने वाले अनुवांशिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीवों का, पृथ्वी का जब ये प्रारंभ है उसके ही उसी समय से निम्न कोटि के जीवों का जो चेंजेस हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे देखा जा रहा है।
जटिल जीवों की भी उत्पत्ति हो रही है। बड़े बड़े जो विशाल जानवर हैं उनकी भी, उनके वास्तविक रूप में जैव विकास क्या है? जैव विकास के अनुसार अगर हम जैव विकास के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पृथ्वी पर पहले की पूर्वज जातियों के जैव विकास के द्वारा ही नई नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं और होती भी आ रही हैं। तो ये जैव विकास के बारे में है। नई नई स्पीसीज, जैसे आप जानते हैं कि धान है, धान धान जानते हैं ना, पैडी। धान की बहुत सारी वैरायटी, हाइब्रिड होता है, रिसर्च होता है, नॉर्मल होता है, मोटा धान, पतला धान, महीन धान, पता नहीं कौन कौन सा धान है, बहुत सारा आता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ का धान आता है, ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ का। गेहूँ भी, गेहूँ उतना नहीं रहता है लेकिन धान बहुत सारे। तो ये सब रिसर्च हो रहा है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं। तो डेली नई नई, हर साल नई 10-5 वैरायटी हर साल धान की आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये फ्लावर्स की बहुत सारी स्पीसीज, जैसे गुलाब का फूल देखो तो कई सारा गुलाब कलर का होता है। आप मैरीगोल्ड देखो तो बहुत अलग अलग कलर, सफ़ेद कलर का भी मैरीगोल्ड होता है। गेंदा का जो फूल होता है वो सफ़ेद कलर का भी है, काले कलर का भी है, हरे कलर का भी है, देखा है। तो ये क्या है, कलर्स कैसे चेंज हो रही, चीज़ें कैसे अपडेटेड हो रही हैं। तो वो ही हर चीज़ें, ये सिर्फ जितने भी लिविंग जगह, सजीव जगत में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे आराम से, बिल्कुल आ जाएंगे, जानवर पूरे आ जाएंगे, मनुष्यगण आ जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन इन्हें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर कट में, सॉलिड है। चलो आगे आगे आ जाओ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और उनके पूर्वजों के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये वाली चीज़ रिपीट हो गई जिसको हम छोड़ेंगे, ताकि वो, मैंने आई थिंक रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं। आ जाओ। विकास, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो ये जैव विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके फल के रूप में, जिसके रिजल्ट के रूप में समय के साथ किसी जनसंख्या की आनुवांशिक सामग्री में, कोई भी जनसंख्या, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे जानवरों की हो, उनकी आनुवांशिक सामग्री में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डेवलपमेंट है। विकास जीव के बदलते परिवेश के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है। जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस के अकॉर्डिंग वो वहाँ के इन्वायरमेंट को एक्वायर कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, फिर उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये परिणाम स्वरूप परिवर्तित जीन, नए लक्षण, नई प्रजातियाँ सामने आ सकती हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे समय भले लगेगा लेकिन वो चीज़ें हमें नई नई मिलती जाएंगी। विकासवादी प्रक्रिया आनुवांशिक परिवर्तनशीलता में परिवर्तन और समय के साथ अलील प्रवृत्ति आवृत्तियों के परिवर्तनों के द्वारा निर्भर होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट टोटली, से बायोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, जैव विकास क्या है। तो जैव विकास में सजीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को हम जैव विकास कहते हैं। एक सिंपल सी कट टू में आप बता सकते हो, ये एक परिभाषा बहुत छोटी सी, बहुत आराम से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब उस जैव विकास में जितने भी लिविंग हैं वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे, वो उसके सहायक अंग होंगे जिन पे ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपको परिभाषाएं पूछेंगी, अब इनके कुछ सिद्धांत है उस पर मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो आप पहले ये जो पैराग्राफ मैंने उससे ऊपर आपको डिस्कस किया, हम यूनिक कंटेंट, यूनिक टॉपिक जो छोटा है, जैसा है, हमें पूरा कोर्स पढ़ना है और जल्दी पढ़ना है क्योंकि यूपीटेट की हमें तैयारी भी करनी, एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसलिए जितना आपके कट्टू में आएगा उतना बताऊंगी ताकि आप पेपर के लिए उतना प्रिपेयर कर पाओ और जल्दी से भी चीज़ें हमारी रोल आउट हो पाए। क्लियर? समझ में आ रही है? चलिए, तो जैव विकास की एक परिभाषा आपको याद रखनी है, जिसकी शब्द की उत्पत्ति की मीनिंग वगैरह चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है, ताकि उसके ऑब्जेक्टिव बने तो टिक कर लीजिए और कुछ और बातें से पॉइंट्स में लिखने को आ जाए, संक्षिप्त विवरण करिए, तो अपने शब्दों में बताइए। तो ऐसे बातें आप साइंस में लिख सकते हैं। आइए अब आप बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत की। प्रिंसिपल तो हर जगह होते हैं, चाहे वो जहाँ का भी हो। तो कहते हैं कि जैव विकास की व्याख्या के लिए कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए, बहुत अलग अलग तरह के थॉट्स रखे गए हैं, लाए गए हैं, बनाए गए, सोचे गए हैं। उनमें से कह सकते हैं, परंतु उनमें से अधिकांश को उचित प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल पाई। लेकिन सबको कहोगी प्रूफ में हो गया हो, हाँ सॉलिड है, सर्टेन है, तो ऐसा नहीं हो। एक बात आपसे कहनी है कि जो ये कल फैसला आया हुआ है परसों, उसकी वजह से जो डीलेट में एडमिशन की डेट बढ़ गई है वो काफ़ी अच्छी हो गई, साइट क्रैश कर गई। बच्चे जो एडमिशन नहीं ले रहे थे वो ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जो डीलेट के कॉलेज बंद हो रहे थे, प्राइवेट वाले नहीं ले रहे थे एडमिशन, बच्चे नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे, बेकार कोर्स है, ब्ला 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 चीज़ें, एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम से अफवाह में खराब अफवाहें फैल रही थी, वो सब पॉजिटिव में हो गया है, साइट क्रैश कर गई, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, काम है। फ्रेंड्स, यूपीटेट होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, और पढ़ लो। जितना जल्दी फोर्थ का कोर्स कवर करोगे उतना आप यूपीटेट पे होगा। जल्दी से कवर करके मुझे कमेंट बॉक्स में साल में 1 महीने का टाइम दी हूँ, बताओ मुझे कि हाँ ये चीज़ें हो गई है, उस पर वर्क करो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेमेस्टर तो निकल जाएंगे क्योंकि फाइनल है और इतना आपको आइडिया हो चुका है कि क्या करना है, एक्चुअल में कैसे करना है। चलिए
अब बात इसमें है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे.वी. लेमार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने उपरजित लक्षणों को, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को, या कह सकते हैं लेमार्कवाद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लेमार्कवाद के बारे में लिखने को आता है कि लेमार्कवाद क्या है, लेमार्कवाद से आप क्या समझते हैं, तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रकृति चुनाव के द्वारा जीवों के विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय न्यूट्रल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, या डार्विनवाद की सर्वप्रथम संबंध में मान्यता प्राप्त की। मतलब ये जो सिद्धांत वगैरह हैं, इनमें कह सकते हैं कि डार्विनवाद का, लेमार्कवाद का ये बड़ा फेमस सिद्धांत है। तो लेमार्कवाद के सिद्धांत से संबंधित जो बातें हैं वो बताना चाहती हूँ। देख सकते हैं आपको प्रश्न बनेगा लेमार्कवाद क्या है, लेमार्कवाद का सिद्धांत बताइए, लेमार्कवाद के सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करिए, लिखिए। तो ये प्रश्न आएंगे और आपको लिखने भी पड़ेंगे। लेमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्पत्तिवाद, ऐसे कई सारे वाद हैं, उनके बारे में सब बताऊंगी, ठीक है। चलिए पहले क्लास को लाइक करिए। 10 मिनट मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपसे यह बात की, फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ईच एंड एवरीवन डू इट फास्ट, जल्दी से फ्रेंड्स करिए। और आप सभी की नोट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बन गई है 4th सेमेस्टर की। आप सभी अगर लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप सभी ले सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। चलिए लेमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक जे.वी. लेमार्क ने 1890 में, ठीक है, 1890 में 1809 में जैव विकास के अपने विचार को अपनी पुस्तक में रिप्रेजेंट किया, फिलोसफिक जियोलॉजिक में प्रकाशित किया। इसे लेमार्कवाद या उत्परजित लक्षणों या का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। ये आपको ये जो सन है ये थोड़ा सा याद रखना है, हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव बन जाए। आगे चलिए, लेमार्कवाद के अनुसार जीवों की संरचना, जो जीवों का स्ट्रक्चर है, कायिक, उनके सेल्स का पूरा वो सब इंटरनल, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो जीव के अंग होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा यूज़ में आएंगे, कुछ नहीं यूज़ में आएंगे। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित होता है, जिनका हम यूज ज़्यादा करते हैं, जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको आप जितना तोड़ो या उनको नोचो वो उतना बढ़ते हैं, तो जितना काटो पीटो उतना उसमें ना टेलरिंग निकलती है, और जिनका प्रयोग नहीं होता है उतना वो धीरे चलते हैं। आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, मैथ जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा मैथ आएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। मेहंदी का जो पेड़ होता है, मेहंदी जानते हैं ना, हीना वाली, तो उसको कहते हैं ना, जितनी उसकी पत्तियों को नोचो वो पेड़ उतना बड़ा होता है। तो उसी तरीके से जिन जीव अंगों का परिवर्तन की वजह से कुछ ऐसे जो अवशोषी अंग होते हैं उनमें हम जिनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो खूब डेवलप होते हैं, जिनका हम नहीं यूज़ करते वो उतना डेवलपमेंट या उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। फिर लिखा हुआ है कि वातावरण के सीधे प्रभाव से अंगों में कम या कम से अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बातें इस 3 लाइन में लिखी हुई हैं। जंतुओं के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वंशागत होते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, प्रजनन के द्वारा ये ट्रांसमिट हो जाते चले जाते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी जो शरीर की संरचना है वो बदल जाती है और एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है। मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुआ तो तुरंत नहीं होगा ना, क्योंकि हर जनरेशन से थोड़ा थोड़ा करके चेंज होगा। एक जनरेशन से कुछ मिला, फिर उनके चेंजेस से कुछ मिला, फिर वो चेंजेस उसमें गए, तो ऐसे करके थोड़े थोड़े चेंजेस जब हो जाते हैं तो एक यूनिक प्रजाति जो है बाद में डेवलप हो जाती है, और ऐसे ही डेवलप किया जाता है, आसान भी होता है। लेमार्कवाद के बाद कई वैज्ञानिकों ने जोरदार खंडन किया। आप जानते हैं आपके कि जितने भी प्रिंसिपल होते हैं उनके आगे कोई ना कोई खड़ा होता है उसको तोड़ के उसको डिनाई करने के लिए। तो उन वैज्ञानिकों के अनुसार जो एक्वायर्ड कैरेक्टर थे वो वंशानुगत नहीं होते थे, ऐसा बोला गया। इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक वाइजमैन ने 21 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काट कर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतान में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाती है। ये बात बोली गई, ठीक है। तो लोहार की हाथों की मांसपेशियां हथौड़े चलाने के कारण मजबूत हो जाती हैं, परंतु उसकी संतान में ऐसी मजबूती मांसपेशियों का गुण वंशानुगत नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे लोहार है, बार बार हथौड़ा चला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ये कहना है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उसका शुरू से मतलब वो मारते मारते काम करते मजबूत हो गया, अब उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो उसी दिन से लोहार बन जाएगा, उतना मजबूत पावरफुल है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा ना।
वैसे ही जीव में लैंगिक जनन होते हैं। जनन कोशिकाओं का निर्माण उनके जनन या जनन की जो ग्लैंड होती है, गुनड होता है, उनसे होता है। शरीर की अन्य कोशिकाएं कायिक जो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण जो सेल्स होती हैं में होने वाले जो चेंजेस संतान में संचरित नहीं हो पाते हैं, और यही कारण है कि कायिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन उनके साथ जनन कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो ये बात ऐसा पूरा क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिनाई किया। देखिए, इसके बाद का जो डार्विन वाला, ये मैं आपको बाद की क्लास में पढ़ाऊंगी। आज मुझे सिर्फ एक ही सिद्धांत के बारे में बताना था, लेकिन अभी मैं आपको और बातें ओरली बताती हूँ। ये सारे तो आपके पैराग्राफ्स में थे कि आप इसमें से कैसे लिखोगे, क्योंकि हम जब कॉपी लिखते हैं तो एकदम आम भाषा में नहीं लिखते जिस तरीके से हम अपने मुंह से बताते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे सिद्धांत में पॉइंट ये आकर आता है कि कुछ पॉइंट्स लिखिए। लैमार्कवाद के सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स लिखिए। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लिए कॉपी में, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो है बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखना, बड़े होने की प्रवृत्ति, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बड़े होने की प्रवृत्ति। एक पहला, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। उसके बाद दूसरा, अरे बाता नहीं होगा, वाता होगा, वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद तीसरा, अंगों के अधिक और कम उपयोग। ठीक है, कम उपयोग, ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ, लिख लो। और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये चार चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये 4 थिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और इन्हीं में कहते हैं कि जो बड़े होने की प्रवृत्ति है, पहला पॉइंट ना, जैव विकास में जीव शरीर और उसके अंगों के माप में जो चेंजेस आते हैं वो होता है बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। प्रत्येक जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी जीवन रीतियाँ, जो भी इनके स्वभाव आचरण आदि में जो वातावरण का सीधा चेंजेस पड़ता है, जिसके कारण कह सकते हैं ड्यू टू उनके शरीर की जो आकृति है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो रंग है, उनका जो स्वभाव है, विकास आदि में जो परिवर्तन होता है, वो सारा जो होता है वो वातावरण का सीधा प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी होंगी। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि अंगों के अधिक और कम उपयोग। तो हम ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट की जितनी भी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस हमारे अंगों में आते, इतने सारे अंग हैं, तो उनके बाद में ये है कि उपयोग का जिस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जिस अंग को हम लगातार प्रयोग करेंगे, वो अधिक शक्तिशाली और क्रियाशील बनता ही जाएगा। इसके विपरीत कम उपयोग वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास थोड़ा धीरे होगा, रुक जाएगा, तो उनका ह्रास धीरे होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे अंग, अवशेषी अंग बहुत सारे हैं, जिस तरीके से ये हमारे हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं। लास्ट मैंने आपको जो बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार ये बहुत क्लियर कहा गया कि कोई भी जीव अपने जीवन काल में जितने गुण अर्जित करता है वो सभी जीव की आने वाली पीढ़ियों में वंशानुगत हो जाते हैं। ऐसे गुण, जितने भी ऐसे गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। और ये कहते हैं कि संतान में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट कहा जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। संतान में जो डॉटर सेल्स होती हैं, संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे जो लक्षण का समावेश होने रहता है, संतानों में ऐसे लक्षण ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उन्हें विकसित हो जाते हैं और नई स्पीसीज बन जाती है, वो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने मतलब सिद्धांत में कहा। फिर बाद में इसकी प्रमाणिक पुष्टि को भी देने का अलग अलग तरीके से प्रयास किया। जैसे सांपों का उदाहरण दिया था, अफ्रीका के जिराफ का उदाहरण दिया था। कहते हैं कि लेमार्क ने अधिक उपयोग वाले अंगों को जो ज़रूरी बताया कि जिसका हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें जो एग्जाम्पल है वो जिराफ का है, जेब्रा का। तो जिराफ की गर्दन लंबी होने का जो उदाहरण है वो यही है कि जिराफ के पूर्वजों ने ना तो लंबी गर्दन थी, जो लंबी गर्दन होती है ना तो लंबी थी, ना ही उनकी इतनी लंबी लंबी टांगें हुआ कर। लेकिन समय में इन जीवों में इतना पर्याप्त रूप से चेंज हुआ और भोजन, हरी पत्तियां, घास को खाने के लिए उसकी अपनी गर्दन धीरे धीरे करके खिंचती चली गई, और जिसकी वजह से अब ये चेंजेस देखने को बहुत आसानी तरीके से मिलता है। इसीलिए लेमार्कवाद का नाम जिराफ की गर्दन से जोड़ दिया गया, जो कि आपको टेट की पढ़ाई के दौरान भी मिलेगा इसके बारे में। और यही लेमार्कवाद का जो ये है ना, ये बाल विकास में भी आपको टेट की पढ़ाई के दौरान मिलेगा। दोनों जगह काम आता है, बहुत सारा टॉपिक क्लियर। ठीक है, सांपों का भी उदाहरण दिया गया था।
ये कहा गया था कि अंगों का जो कम उपयोग है वो सीधे स्नैक के माध्यम से समझ सकते, जैसे कैसे इन्होंने ये बोला कि सांपों के पैर थे प्रारंभ में, जो है सांपों के जो पैर थे, लेकिन घास फूस और झाड़ी आदि में तेजी से दौड़ने, बिल में घुसने और उनके पैर में रुकावट डालते थे। तो पैर का बहुत कम या बिल्कुल भी उपयोग ना होने से धीरे धीरे छोटे हो गए और इनके पूर्वजों ने पैर का उपयोग छोड़कर रेंगने की आदत डाली। कई पीढ़ी के बाद ऐसा हुआ था, बहुत सारे जनरेशन के बाद ऐसा देखने को मिला, इनका शरीर पतला और लंबा हो गया और इनके पैर अंततः बिल्कुल ही समाप्त हो गए। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको उदाहरण बताई कि एक का ज़्यादा यूज़ हुआ तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, एक का पैर का कम अंग हुआ तो सांप में पैर ही गायब हो गए, फिर अब सांप के पैर नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें, जितने भी सिद्धांत इन्होंने अपने दिए, उसको प्रूफ किया कि हाँ मैं यह बात किस बेसिस पे कह रहा हूँ। फिर उसके बाद इनके बहुत सारे समर्थक भी हुए, बहुत सारे नहीं हुए। बहुत सारे ने चूहों का प्रयोग किया, बहुत सारे लोगों ने कुत्तों का प्रयोग किया, बहुत कुछ बताया। तो अलग अलग ये चीज़ें यहाँ पर देखने और आलोचनाएं भी बहुत मिली हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि आलोचनाएं नहीं मिली, आलोचनाएं भी इनके सिद्धांतों को बहुत मिली हुई हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में लैमार्कवाद के बारे में बताया और जैव विकास के बारे में बताया। सारे विकास को बताने के बाद आपको पारिस्थितिकी तंत्र से हर एक बार डिटेल बताऊंगी। अगर यह क्लास आपको पसंद आई है, समझ में आई है, क्लास सही लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साइंस की आज की पहली क्लास रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।